Assalamu alaikum. This is Javeria, and today our topic is structurally active metabolism. इसके बारे में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे, ड्रग मेटाबॉलिज्म के स्टेजेस क्या होते हैं, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता क्या है? हम फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के हमारे पास जो होते हैं वो 4 फेजेस होते हैं, जिसमें से एक फेज मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रिपल सॉल्युबल या नॉन पोलर कंपाउंड्स को वाटर सॉल्युबल और पोलर कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है ताकि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकें बॉडी से। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स को एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम मेटाबॉलिज्म की प्राइमरी साइट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लिवर है जो मेजर साइट है। सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है वो लिवर के थ्रू ही हो रहा होता है, और कुछ और भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन या प्लासेंटा वगैरह। ड्रग की क्लियरेंस और टॉक्सिसिटी के ऊपर भी इफेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म का, कि ड्रग एलिमिनेशन को अफेक्ट करता है और मेटाबोलाइट की वजह से जो टॉक्सिसिटी हो रही थी उसको भी अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर किसी का भी स्लो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, किसी की भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो है, तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रग है वो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि वो थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ साथ जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। इसके अलावा किसी भी जो ड्रग है उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए भी मेटाबॉलिज्म जो है वो एक अपना बहुत किरदार अदा करता है। हाफ लाइफ वगैरह जो होती है वो डिटरमाइन करता है। इसके अलावा ड्रग डेवलपमेंट अगर करनी है तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास यूजुअली एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ड्रग को मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ड्रग मेटाबॉलिज्म की, क्यों ज़रूरी है? तो ड्रग मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमारे पास जो होता है वो नॉन पोलर लाइपोफिलिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इनटू पोलर या हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स। अब ये लाइपोफिलिक या नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर सकती। उनको लाजमी है कि वो हमारे पास पोलर और हाइड्रोफिलिक कंडीशन के अंदर मौजूद हो ताकि इजीली बॉडी से जो है वो पास आउट हो सकें। इसके अलावा अगर अ, हम बात करते हैं कि लिपिड सॉल्युबल या नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो मेटाबोलाइज़ नहीं हो रहे हैं, तो बॉडी के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर उनका जो रिटेनिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत देर तक रिटेन रहेंगे, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं ड्रग्स की। कुछ हाइली लाइपोफिलिक होती हैं, कुछ लाइपोफिलिक होती हैं, कुछ पोलर होती हैं, कुछ फिलिक होती हैं। अगर मैं सबसे पहले हाइड्रोफिलिक की बात करूँ, तो हमारे पास ये सिंपल एक्सक्रीट हो जाती हैं, क्योंकि ये हमारे पास उसी कंडीशन में मौजूद है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ईज़िली एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो हाइड्रोफिलिक हमारे पास डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। देन हम पोलर की तरफ आते हैं, तो पोलर हमारे पास एक फेज़ टू मेटाबॉलिज़्म से गुजरते हैं। हमारे पास 2 फेजेज़ होते हैं मेटाबॉलिज़्म के, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि पोलर जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फेज़ 2 मेटाबॉलिज़्म से पास होती हैं, हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती हैं एंड एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। देन कम्स लाइपोफिलिक्स। लाइपोफिलिक हमारे पास पहले फेज़ 1 मेटाबॉलिज़्म से पास होंगी। फेज़ 1 से पास होने के बाद वो पोलर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएँगी। पोलर में कन्वर्ट होने के बाद वो फेज़ टू मेटाबॉलिज़्म से पास होंगी, हाइड्रोफिलिक बनेंगी एंड देन हाइड्रोफिलिक बनने के बाद एक्सीट आउट हो जाएँगी। और हमारे पास हाइली लाइपोफिलिक जो ड्रग्स होती हैं, उनकी पहले एक्यूमुलेशन होती है, देन वो फेज़ 1 मेटाबॉलिज़्म से पास होंगी, पोलर में कन्वर्ट होंगी, फिर फेज़ 2 होगा, देन हाइड्रोफिलिक होंगी एंड देन एक्सक्रीट आउट हो जाएँगी। तो जैसा कि आपने देखा कि जितनी लाइपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, उतने ही मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस और फेजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि हाइड्रोफिलिक सबसे ईज़िली एक्सक्रीट आउट हो रही है। देन हम फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। हमारे पास फेज़ 1 और फेज़ 2 होते हैं। फेज़ 1 के अंदर हमारे पास जो होते हैं ना वो डिग्रेडेटिव रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जबकि फेज़ 2 के अंदर हमारे पास सिंथेटिक रिएक्शन हो रहा होता है। बेसिकली इससे कॉन्जुगेशन हो रही होती है। कॉन्जुगेशन हो रही होती है और एसिटाइलेशन हो रही होती है, मिथाइलेशन हो रही होती है। तो ये वाले प्रोसेसेस फेज़ 2 के अंदर हो रहे होते हैं।
देन फेज़ 1 के अंदर हमारे पास होता क्या है कि बेसिकली कोई फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है और ये यूजुअली माइक्रोसोमल होता है। माइक्रोसोमल और माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा मेटाबोलाइट जो होते हैं, वो जो कॉम होते हैं मेटाबोलाइट फेज़ 1 मेटाबॉलिज़्म के बाद, वो स्मॉलर भी हो सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर, एक्टिव, इनएक्टिव किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं। जबकि फेज़ 2 के अंदर हमारे पास कॉन्जुगेट बनेंगे, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास उसके अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो माइक्रोसोमल, माइटोकॉन्ड्रियल या साइटोप्लाज्मिक हो सकते हैं। और जो मेटाबोलाइट फॉर्म होंगे वो यूजुअली लार्जर होते हैं, पोलर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और इनएक्टिव होते हैं, ठीक है? देन हम बात करते हैं एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व्ड हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो हमारे पास जो मेजर कैटेगरीज है वो 2 हैं, जो एंजाइम्स फेज़ 1 रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व्ड है और फेज़ 2 के अंदर इन्वॉल्व है। तो फेज़ 1 में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम की, क्योंकि अभी हम बात करके आए हैं कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो हमारे पास एंजाइम्स भी उसी तरह से हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 6450 फैमिली के या फ्लेवर प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। इससे हमारे पास नॉन पी 450 एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसकी भी फर्दर हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, जिसमें दो टाइप से हमारे पास, एक होता है माइक्रोसोमल और एक होता है नॉन माइक्रोसोमल। तो माइक्रोसोमल में यूजुअली हमारे पास साइटोक्रोम P450 फैमिली है, ठीक है? मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं। तो माइक्रोकवर यूजुअली कहाँ पर पाए जाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर या फिर लिवर के अंदर। देन हमारे पास नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, जो कि फ्लेमिन कंटेनिंग होते हैं और जिसमें हमारे पास है मोनोऑक्सीजनेसिस, वेंटीन डिहाइड्रोजनेसिस, और ये यूजुअली हमारे पास साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। देन हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, जो कि एस्टरेसिस हैं, एमाइडेसिस हैं, रिडक्टिव एंजाइम्स हैं, जो कि एल्डोकीटो रिडक्टेसेस हैं। जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है एंजाइम इन्वॉल्व इन फेज 2 रिएक्शन, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ट्रांसफरेजेस हैं और इसके अलावा ये वाले जो एंजाइम्स होते हैं ये हायर कंसंट्रेशन से पाए जाते हैं, कहाँ पर? लिवर के अंदर, लंग्स के टिश्यूज़ में, किडनी में और जीआईटी, नेज़ल म्यूकोसा, यहाँ पर हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन कम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं जो कि अफेक्ट करें, जैसे कि केमिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एंड फिजियोकेमिकल फैक्टर्स हैं। इनमें हमारे पास सब टाइप्स मौजूद हैं, जैसे कि केमिकल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, लाइपोफिलिसिटी आ गई, प्रोडक्ट एक्टिवेशन आ गई। इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास एज है, जेनेटिक वेरिएशंस वगैरह हैं, फिजिको केमिकल केमिकल के अंदर मॉलिक्यूलर वेट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल फैक्टर्स की। केमिकल फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो कि ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं इस बात को कि ड्रग मेटाबोलाइज किस तरीके से होगी। हमारे पास फेज 1 मेटाबॉलिज्म जो होता है वो इन फंक्शनल ग्रुप्स को मॉडिफाई करता है ताकि ये पोलर हो, और फिर उसके बाद आगे फेज 2 से पास होके देन ये हाइड्रोफिलिक होके और पास आउट हो जाए। इसकी एग्जांपल हमारे पास है पैरासिटामोल की, जो कि हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस जो है के थ्रू एक रिएक्टिव जो है वो अपने इंटरमीडिएट फॉर्म करती है। देन हमारे पास है लाइपोफिलिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी। लाइपोफिलिक ड्रग्स जो होते हैं उनको एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म की नीड होती है, जैसे कि हम पी के पढ़कर आए कि फेज 1 और फेज 2 दोनों से पास होती हैं लाइपोफिलिक ड्रग्स एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। हाइड्रोफिलिक इजीली एलिमिनेट हो जाती है, उनको किसी भी स्टेजेस से गुजरना नहीं पड़ता। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है डायज़ेपाम, जो कि हाईली लिपोफिलिक ड्रग है और इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक स्टेप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं बिफोर एक्सक्रीशन। थर्ड हमारे पास है प्रोड्रग एक्टिवेशन। तो कुछ ड्रग्स होती हैं वो प्रोड्रग होती हैं और उनको पहले कन्वर्ट होना होता है एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर एंड देन फिर उसके बाद वो अपना मेटाबॉलिज्म करेंगी। तो इसमें हमारे पास जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है उतने ही सेदेस और उतने ही स्टेप जो होते हैं हमारे पास बढ़ते चले जाते हैं। अब प्रोड्रग की मैंने एडमिनिस्ट्रेशन अगर की है किसी पेशेंट के अंदर, तो वो प्रोड्रग पहले तो अपने एक्टिव कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होगी। अब एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद अगर वो लाइपोफिलिक है
तो वो लाइपोफिलिक कंपाउंड जो है वो पहले फ़ेज़ 1 मैकेनिज़्म पे जाएगा, फिर फ़ेज़ 2 मैकेनिज़्म पे जाएगा, देन वो हाइड्रोफिलिक होगा एंड देन एक्सक्रीट आउट होगा। तो स्टेजेस और स्टेप्स जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एनलेप्रिल की, जो कि प्रोड्रग है और कन्वर्ट होता है अपना एक एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर लिवर में एंड देन फिर अपने फर्दर फेजेस से पास आउट होता है। फिर हमारे पास है स्टीरियोकेमिस्ट्री। बहुत सारे ड्रग्स हमारे पास एनेंटियोमर्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं। एनेंटियोमर्स हमारे पास मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं, जो कि फिर डिफरेंट तरीके से मेटाबोलाइज होते हैं। मैंने जैसे बताया कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली जाएगी उतनी ही हमारे पास मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स और उसके जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट होती चली जाएंगी। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो वारफरिन की बात करते हैं। वारफरिन के हमारे पास दो इनेंशियोमर्स होते हैं, आर एंड एस इनेंशियोमर। जो एस इनेंशियोमर होता है वो ज़्यादा पोटेंट है और वो CYP2C9 से मेटाबोलाइज होता है। फिर हमारे पास है स्टेबिलिटी या ससेप्टेबिलिटी। तो बहुत सारी ड्रग्स हमारे पास जो होती हैं वो ससेप्टेबल होती हैं टू ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस और कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो होता है वो ईज़िली क्या कहते हैं फ़ेज़ 1 से पास होके देन हमारे पास फिक्सेशन हो जाता है। हमारे पास ईस्टर कंटेनिंग ड्रग जैसे कि एस्पिरिन है, वो हाइड्रोलिसिस करवाएगी ताकि सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सके। फिर हमारे पास है एंजाइम इंडक्शन एंड इन्हिबिटर। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं तो या तो मेटाबॉलिक एंजाइम को इंड्यूस करवाती हैं या उन्हें इन्हिबिट करवा देती हैं। अगर इंड्यूस करवाएँगी तो मेटाबॉलिज़्म इंक्रीज़ हो जाएगा और ड्रग की जो एफ़िकेसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर ज़ाहिर-सी बात है जब ड्रग एक जो उसका रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम है जिसके लिए उसको अपना थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देना है, वो उतने टाइम तक ब्लड में रह ही नहीं रही है। वो प्लाज़्मा में की कंसंट्रेशन उतनी देर रह ही नहीं रही है क्योंकि एंजाइम के इंड्यूस होकर उन्होंने उनको जल्दी-जल्दी मेटाबोलाइज़ करवा के और एक्सक्रीट आउट करवा दिया है, तो उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि इनहिबिट कर देती है मेटाबॉलिक एंजाइम्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो मेटाबोलाइज ही नहीं होती है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो अक्यूमुलेट हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, फिर कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से थेराप्यूटिक इफेक्ट के बजाय उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन जो होती हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। जैसे कि अगर मैं रिफेम्पिसिन की बात करूँ तो ये सिर्फ P450 को जो है वो इंड्यूस करती है और कीटोकेनाज़ोल जो है वो हमारे पास इनहिबिट कर देती है CYP3A4 को। फिर हमारे पास है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे पहले हमारे पास है जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक डिफरेंसेस जो होते हैं ना, वो ड्रग मेटाबोलाइजिंग के अंदर जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा ड्रग की क्लीयरेंस और ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं और हमारे पास फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो सेम होगा, उनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल एक तरीके से होगा, जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स जो होंगे वो डिफरेंट तरीके से मेटाबोलाइज करेंगे, दोनों का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होगा। दोनों को ड्रग आप एडमिनिस्टर करेंगे, दोनों ही अपने अलग तरीके से, क्योंकि उनकी जीन्स चेंज है। आइडेंटिकल में जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती है, आइडेंटिकल में जीन्स सेम होती हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म भी सेम है, जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं दोनों ही ट्विन्स, लेकिन क्योंकि फ्रेटर्नल है उनकी जीन्स चेंज है तो उसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होता है। जब ट्विन्स के अंदर ये वाली वेरिएबिलिटी आ रही है तो फिर हर इंसान का जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट होगा, तो हर इंसान अपने अपने तरीके से मेटाबोलाइज करता है। हमारे पास जो होते हैं वो पुअर मेटाबोलाइजर्स होते हैं CYP2D6 के, उनकी जो है वो रिड्यूस कोडीन एक्टिवेशन होती है। कोडीन जो है वो मॉर्फिन के अंदर जो है वो बहुत देर से कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव पेन रिलीफ होता है। पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, आप दे रहे हैं लेकिन आप दवा जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं लेकिन पेन जो है वो रिलीफ नहीं हो रहा। एक हमारे पास एक और बायोलॉजिकल सेक्टर है। अगर हम न्यूनैट की बात करते हैं तो क्योंकि उनके लिवर एंजाइम्स जो होते हैं वो इम्मैच्योर होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो होता है और उनका ड्रग इफेक्ट जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एल्डरली पेशेंट्स की बात करें तो मेजरली जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं उनका जो है वो लिवर फंक्शन इतना अच्छा नहीं होता, अप टू द मार्क नहीं होता है, कुछ ना कुछ इनके लिवर फंक्शन के अंदर रिडक्शन होती ही है, जिसकी वजह से उनकी क्लियरेंस जो होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, उनकी मेटाबॉलिक जो क्लियरेंस है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो थियोफाइलिन है हमारे पास। थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो न्यूनेट्स के अंदर बहुत स्लो होता है।
फिर अगर हम सेक्स डिफरेंसेस की बात करें, जेंडर की बात करते हैं, तो मेल और फीमेल का जो मेटाबॉलिज्म है कुछ ड्रग्स का वो डिफरेंट होता है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से। फॉर एग्जांपल जो वुमेन होती हैं वो बेंजोडाइज़ेपिन और कुछ कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स जो होती हैं उनको बहुत ही स्लोली मेटाबोलाइज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। देन हमारे पास है एंजाइम इंडक्शन और इन्हिबिशन बाय ड्रग्स और डाइट। तो कुछ ड्रग या फूड जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इंडक्शन करवा सकते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिक्रीज़ करवाते हैं, इन्हिबिशन करवाते हैं एंजाइम एक्टिविटी की। फॉर एग्जांपल अगर हम इंड्यूसर्स की बात करते हैं तो रिफेम्पिसिन, कार्बामेज़ेपिन ये इंड्यूसर्स हैं। जबकि हमारे पास ग्रेप फ्रूट का जो जूस होता है या एरिथ्रोमाइसिन है ये हमारे पास इनहिबिट करवाती है मेटाबॉलिक एंजाइम्स को। लिवर फंक्शन की अगर मैं बात करती हूँ किसी कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसका लिवर कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो उसमें हमारे पास जो है वो मेटाबॉलिज़्म ज़ाहिर-सी बात है रिड्यूस होगा। क्योंकि हमारे पास जो है वो जो लिवर है वो मेजर साइट है ड्रग मेटाबॉलिज़्म की। अच्छा, अब अगर मेटाबॉलिज़्म रिड्यूस हो चुका है तो ड्रग की हाफ लाइफ़ क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएँगे। एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ तो किसी को लिवर सिरोसिस है अगर, तो उसकी ड्रग क्लीयरेंस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है जैसे कि प्रोप्रानोलॉल, डायज़ेपाम ये इनकी जो एलिमिनेशन होगी या इनकी क्लीयरेंस जो होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। न्यूट्रिशनल स्टेटस की अगर मैं बात करती हूँ तो मेल न्यूट्रिशन जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से या विटामिन्स की वजह से और कुछ स्पेशल कोफैक्टर्स की वजह से एंजाइम को कोफैक्टर्स की नीड होती है। कुछ एंजाइम्स कोफैक्टर के साथ ही अपना प्रॉपर फंक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर उनकी एब्सेंस होगी तो ऑब्वियसली एंजाइम्स जो है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकेंगे। जैसे कि अल्कोहलिक्स जो होते हैं जिनकी न्यूट्रिशन जो है वो पुअर होती है, तो उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो अल्टर हो जाता है इथेनॉल का और बाकी ड्रग्स का भी। इसीलिए बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं उनके अंदर जब हम बात करते हैं कि अगर कोई इंटरैक्शन आ रहा है फूड और ड्रग ड्रग या फूड ड्रग इंटरैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर अल्कोहलिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको मेजरली ये मना किया जाता है कि अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ या फिर कोमॉर्बिडिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है मेटाबॉलिज़्म के ऊपर। अगर किसी का कोई किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो एलिमिनेशन नहीं होगी मेटाबोलाइट की इतनी प्रॉपर्ली। किसी को कार्डियक डिज़ीज़ है, तो क्योंकि उनका जो है वो कार्डियक आउटपुट कम होगा, उनका ब्लड फ्लो जो है वो इतना प्रॉपर नहीं होगा, तो इस वजह से उनके पास मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो हो जाएगा। लिवर डिज़ीज़ है, अगर कोई सिरहोसिस का पेशेंट है या किसी भी किस्म का जो है वो किसी भी स्टेज पर है लिवर डिज़ीज़, तो उसके अंदर भी हमारे पास मेटाबॉलिज़्म ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगा क्योंकि ये मेजर साइट है मेटाबॉलिज़्म की। जैसे एग्जांपल है कि हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो लाइडोकेन का मेटाबॉलिज़्म जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। देन हमारे पास है फिज़िको-केमिकल फैक्टर्स। तो फिज़िको-केमिकल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले है मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ ऑफ द ड्रग। तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जल्दी मेटाबोलाइज़ हो जाते हैं, जबकि लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग के वो मल्टीपल स्टेप्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं कि वो पहले लार्जर मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल से पहले माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, देन लाइपोफिलिसिटी खत्म होगी उनकी, देन हाइड्रोफिलिक होंगे, देन एक्सक्रीट आउट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मॉल ड्रग्स जैसे कि कैफीन जो होती है, वो बहुत रैपिड मेटाबॉलिज़्म करती है। फिर हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। जब हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक, यही एक चीज़ हम पहली स्लाइड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लाइपोफिलिक होगी, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी उतनी ही फेजेस भी बढ़ते चले जाएंगे और जितनी ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगी, जितनी ज़्यादा कन्वीनियंस होगी, उतनी ही ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारे पास। जैसे कि मॉर्फिन हमारे पास एक हाइड्रोफिलिक ड्रग है, डायरेक्ट जो है वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस करके और एक्सक्रीट आउट हो जाती है। फिर हमारे पास है आयनाइजेशन स्टेट। अगर ड्रग आयनाइज्ड है या चार्ज्ड है तो वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगी, जबकि नॉन आयनाइज्ड शब्द होगी वो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होंगी। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि वीक एसिड जैसे कि एस्पिरिन जो होता है वो हमारे पास स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है और लिवर में मेटाबोलाइज हो जाते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से हाईली बाइंड होती हैं उनको मेटाबोलाइज़ करना थोड़ा स्लोअर हो जाता है, थोड़ा धीरे-धीरे बहुत आराम से जो है वो मेटाबोलाइज़ होती हैं, जबकि जो अनबाउंड ड्रग हैं वो ईज़िली मेटाबोलाइज़ हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वारफरिन जो है वो हमारे पास हाईली प्रोटीन बाउंड है और उसकी
हाफ लाइफ भी लंबी होती है। पार्टीशन कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली पार्टीशन कोफिशिएंट हमारे पास जो है ना एक फैक्टर है जो कि ये बताता है कि हमारे ड्रग के पास कितनी एबिलिटी है कि वो जो मेम्ब्रेन्स है उनको क्रॉस कर सके और मेटाबॉलिक एंजाइम्स को एक्सेस कर सके। इसमें हमारे पास जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं जैसे कि डायज़ेपाम, उनको एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से पास होना पड़ता है। फिर हमारे पास लास्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो हमारे पास जो ड्रग एडमिनिस्टर होती हैं ओरली, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास होंगी लिवर के अंदर और इसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। इसके एग्जांपल हमारे पास है प्रोपेनोलॉल की, मॉर्फिन की, जिनका फर्स्ट पास इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। So this was all about metabolism. Thank you so much.